how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Hotelia Study Zone. जैसे कि हम 6 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम अपने 7 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 7 चैप्टर का आज का हमारा टॉपिक है आवर कंट्री इंडिया, यानी आज हम अपनी कंट्रीज के, अपनी जो कंट्री है इंडिया, उसके जो है जो भी उसका फिजिकल डिवीजन है, जो भी उसका पॉलिटिकल डिवीजन है, मतलब आज हम उसके पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स के बारे में देखेंगे कि कैसे हम अपने इंडिया को जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, आइए हम अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो जो है उसका काफी ज्योग्राफिकल, काफी जो है बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, और जो इसका एरिया है वो 32 लाख से भी ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर तक बड़ा है। अब देखिए, जो हमारा कंट्री है इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए जैसे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमारा ये जो है, मान लीजिए ये एक तरीके से हमारा जो इंडिया है, यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है, इसके नॉर्थ पार्ट में हमारे क्या आते हैं, हिमालयाज आते हैं। इसके जो साउथ वाले पार्ट में हमारा कौन सा आता है, इंडियन ओशियन आता है। इसके जो वेस्ट में आते हैं वो अरेबियन सी आता है, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो वहां पर बे ऑफ बंगाल आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा जो कंट्री है, एक तरफ हिमालय से और तीन तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है। और इसका जो मैंने एरिया बताया वो कितना है, 32 लाख से भी ज्यादा है, यानी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक जो है इसका एरिया है। अगर हम इंडिया की नॉर्थ टू साउथ, ये देखिए डायरेक्शन जो है नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है और यहाँ तक साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ अगर इसके एक्सपेंशन की बात करें तो ये 3200 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर है, 3200। लेकिन अगर हम इस तरीके से इसका स्ट्रेच, इसके स्ट्रेच की बात करें वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, तो ये करीब जो है 2900 किलोमीटर तक है। तो इस चीज का हम ध्यान रखें कि इस तरीके से जो हमारे कंट्री की जो लोकेशन, मतलब जो हमारा कंट्री है उसकी लोकेशन है, उसके जो चारों तरफ जो है किस चीज से उसको सराउंड किया जाता है, और उसका एरिया जो है वो कितना है, और उसका एक्सपेंशन जो है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसके बारे में हमने जाना। अब हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो कंट्री का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या लोकेशन पड़ती है। अब देखिए, जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ाए थे, उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हमें किसी प्लेस की या किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, अगर मान लिया ग्लोब के ऊपर या अर्थ के ऊपर आपने किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ पर है, तो उसके लिए हम उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम इंडिया की जो लोकेशन है उसको अपने ग्लोब पे या हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर दिखाने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, हम उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करेंगे। अब देखिए, इसको मैं एक जो है मैप की सहायता से भी आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि जो हमारा इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये देखिए, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो हमारी इक्वेटर होती है वो 0 डिग्री होती है, और 0 डिग्री से ऊपर हमारा क्या पड़ता है, नदर्न हेमिस्फीयर पड़ता है, और 0 डिग्री से नीचे क्या पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर पड़ता है। तो हमारा इंडिया इसका मतलब कहाँ पर होगा, इक्वेटर से ऊपर की तरफ होगा, यानी नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होगा। अब देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कैप्रिकॉर्न का मैंने बताया था वो 23.5 डिग्री साउथ होती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो होती है वो क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो हमारे इंडिया के लगभग जो है बीच में से पास करती है, और ये हमारी कंट्री के 8 स्टेट्स जो होते हैं, 8 राज्य होते हैं, उनके अंदर से पास करती है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया का जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट होता है वो कितना होता है। अब देखिए, अगर ये 0 डिग्री है, ये देखिए ये इक्वेटर 0 डिग्री है, तो इससे ऊपर 8 डिग्री 4 जहां पर होगा, 8 डिग्री 4 जहां पर होगा, वहां से इंडिया का एक्सटेंशन स्टार्ट होकर जहां तक हमारी 37 डिग्री 6 नॉर्थ आएगी, वहां तक जो है हमारा इंडिया जो है फैला हुआ है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इक्वेटर से जो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक जो है हमारे इंडिया का एक्सटेंशन होगा। इसी तरीके से अगर हम ईस्ट टू, यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट बात करें, ये देखिए वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ ईस्ट डायरेक्शन है, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो हम ई से ही इसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सटेंशन जो है 68 डिग्री 7 ईस्ट,
लॉन्गिट्यूड, अब देखिए ये लॉन्गिट्यूड है यहाँ से ऐसे, अब हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, और जब हमने ऐसे बात की थी तो हम लैटिट्यूड की बात कर रहे थे। तो इंडिया का जो एक्सपेंशन है यहाँ 38 मतलब 68 डिग्री 7 से स्टार्ट होकर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 97 डिग्री 25 ईस्ट तक फैला होगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको देखिए फिगर की सहायता से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। ये देखिए 0 डिग्री से जो है ये हमारा इंडिया जो है 8 डिग्री 4 जो नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर यहाँ पर 37, ये देखिए 30 है ना, ये वाली 30 वाली लाइन है, इससे ऊपर तक यहाँ तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 तक नॉर्थ तक फैला हुआ है। इसी तरीके से हम इसकी बात करें, ये देखिए ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड, और ये भी लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ से बात करें, देखिए 60 से अब वो क्या था, 68.7 डिग्री था, और यहाँ पर देखिए 97.25 ईस्ट था। अब देखिए यहाँ तक, अब अगर आपको ये चारों चीजें पता होंगी तो आप जो है इंडिया की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बता सकते हैं। ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमने किस में बताया, ये हमारे लैटिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। तो देखिए इन दोनों के बीच में ही जो है ना हमारा कंट्री क्या करता है, लाई करता है। और हमारा कंट्री किस में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये इक्वेटर से ऊपर है। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक फिगर की सहायता से और मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 37 तक, और ये देखिए 8 डिग्री से स्टार्ट होकर ये 37 डिग्री तक, और यहाँ पर 68 से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 तक जो है हमारे इंडिया का एक्सटेंशन है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इंडिया का जो है अगर किलोमीटर के अंदर जो है मेजर करें तो ये 3200 किलोमीटर के करीब था, और यहाँ से अगर यहाँ तक का मेजर करें तो ये कितना बताया था मैंने, 2900 किलोमीटर। अब देखिए नॉर्थ में क्या बताए थे मैंने आपको, हिमालयज, जो नॉर्थ में है वो हिमालय रेंज है, हिमालयन रेंज। और यहाँ पर वेस्ट में क्या बताया था, अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और नीचे हमारा क्या है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई। अब मैं जो है आपको ये भी बताऊंगी कि इक्वेटर, ये देखिए 23.5 डिग्री, ये जो नॉर्थ है ये देखिए इंडिया के लगभग बीच में से पास कर रही है, ये देखिए, और ये कंट्रीज के 8 स्टेट्स में से पास करती है। ये देखिए मैं आपको इस फिगर के साथ दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और वो हमारे 8 स्टेट से पास करती है। देखिए सबसे पहला क्या है, कौन सा स्टेट है, गुजरात, फिर क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक स्टेट हो रहा है हमारा, ये कौन सा है, ये छत्तीसगढ़ है। इसको भी ध्यान रखिए, यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये इसमें से भी पास करती है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। उसके बाद झारखंड, ये देखिए वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो ये हमारे कितने हो गए हैं, टोटल 8 स्टेट्स हो गए हैं। ओके, अब देखिए मैंने जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले लेसन में भी आपको बताया था कि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जो है इलाहाबाद में मिर्जापुर नामक जगह से, इलाहाबाद में जो है मिर्जापुर नामक जगह है वहां से पास करता है, और उसका जो है एक्सटेंड कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये देखिए इसको हम 82.5 से भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और देखिए जो इंडिया का जो एक्सटेंट था, जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया था और यहाँ के से लेकर यहाँ तक बताया था, वो लगभग कितना था, वो जो है उनके बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें, अगर हम 37 में से और 8 को माइनस कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर 97 में से 68 को माइनस कर देते हैं, तो लगभग ये अराउंड पड़ता है 29 डिग्री के। किसके अराउंड पड़ता है, 29 डिग्री। अगर डिफरेंस निकाल दें हम माइनस करके तो ये 29 डिग्री के करीब पड़ता है। जब मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कराया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो 15 डिग्री होते हैं वो 1 आवर के बराबर होते हैं। 15 डिग्री कितने के बराबर होते हैं, 1 आवर के। अब ये देखिए अराउंड 30 है, 20 वैसे तो 29 डिग्री है, लेकिन आप इसको अराउंड 30 डिग्री मान ले, यानी 15 का 2 टाइम्स कर दे, दुगुना कर दे। 15 का दुगुना कितना होता है, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आवर। मतलब जो इंडिया का टाइम का डिफरेंस है ना वो लगभग 2 घंटे का। अगर मान लिया यहाँ के टाइम की अगर हम बात करें और यहाँ के टाइम की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का डिफरेंस होगा। मतलब अगर यहाँ पर जो है सन जो है हमें सुबह के 4 AM पर दिखाई देता है, तो यहाँ पर हमें जो है सुबह के 6 AM पर जो है हमें सन दिखाई देगा। इस चीज का हम ध्यान रखें कि ये लगभग जो है कितने घंटे का डिफरेंस होता है, 2 आवर का, 2 आवर का डिफरेंस होता है।
तो मैंने आपको बताया था कि हम लॉन्गिट्यूड की सहायता से क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड की सहायता से हम अपना क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। तो ये देखिए ये लॉन्गिट्यूड थे और यहाँ पर जो है सन अगर 4 AM पर दिखाई देता है तो यहाँ पर 6 AM पर दिखाई देगा, क्योंकि ये इससे इस वाले टाइम से 2 घंटे पीछे है, क्योंकि वेस्ट वाला जो टाइम है वो ईस्ट वाले टाइम से 2 आवर पीछे है, क्योंकि यहाँ पर हमें सन जल्दी दिखाई देगा। ईस्ट से हमें जो है सन जो है वो जल्दी दिखाई देना शुरू होता है, ईस्ट से राइज होता है। हम बोलते हैं ना जो हमारा सन होता है ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में जाके छिपता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी जो अर्थ की मूवमेंट होती है, जो हमारा सन होता है वो अपनी स्टैटिक पोजीशन में ही होता है, लेकिन जो अर्थ होती है ना हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो ईस्ट वाले पोर्शन में जो है जल्दी जो है सन दिखाई देता है। जैसे कि इधर हमारा सन हुआ, मान लेते हैं हम इधर हमारा सन है और हमारी अर्थ जो है इस तरीके से मूव कर रही है, तो अर्थ वाले इस हिस्से पर हमें जो है ज्यादा पहले सन दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ऐसे मूव करती जाएगी वो हिस्सा जो है सन से छुपता जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है सामने आ जाएगा, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो टाइम पे हमें सन दिखाई देगा। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसलिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये बीच वाला स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, ताकि अगर यहाँ पर 4 AM राइज होता है तो यहाँ पर हमारा जो सन है वो 5 AM राइज होगा और यहाँ पर 6 AM पर हमें दिखाई देगा। तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम 5 को माना है, ताकि इधर का भी डिफरेंस कवर हो सके और इधर का भी डिफरेंस कवर हो सके, और हम जो है 5 AM को अपना स्टैंडर्ड टाइम मानकर चलते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपका एक अलग से जो सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, उसके बेस पर आपके सारे के सारे जो डाउट रहते हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम इंडिया के नेबर्स के बारे में। इंडिया के नेबर्स कौन से हैं? अब देखिए अपने हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हमारे घर के साथ साथ जो लोग रहते हैं वो हमारे नेबर कहलाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी कंट्री के जो आसपास जो कंट्रीज हैं उनको हम इंडिया का नेबर बोलते हैं। तो हाँ, हमारी कंट्री के कितने नेबर, मतलब 7 जो कंट्री है, नेबर तो 9 है, लेकिन 7 जो कंट्रीज है वो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर टच करते हैं, मतलब उनके साथ घर से घर लगता है। लेकिन 2 कंट्री ऐसे हैं जिनके साथ जो है उनका बॉर्डर टच नहीं होता, लेकिन उसके पास में ही है और नेबर कहलाते हैं। और वो 2 कंट्री कौन से हैं? वो 2 कंट्री आइलैंड नेबर है, उनका नाम है श्रीलंका और मालदीव। देखिए फिगर की सहायता से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 7 कंट्री देखते हैं पहले जिनसे इंडिया का बॉर्डर टच होता है। ये देखिए ये हमारा प्यारा इंडिया है। उसके बाद देखिए ये हमारा, ये जो है हमारे इंडिया का ही पार्ट था पहले, तो ये क्या है, पाकिस्तान है। ये अफगानिस्तान, ये देखिए जरा सा बॉर्डर इसके साथ भी टच हो रहा है। ये चाइना है। उसके बाद नेपाल देखिए, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार। तो ये देखिए 7 कंट्रीज हैं। 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 कंट्रीज है जो हमारी कंट्री के साथ जो है बॉर्डर टच करती है। अब 2 कंट्री जो बॉर्डर टच नहीं करती है उनके बारे में भी देखिए। ये देखिए 8th कंट्री हमारी श्रीलंका है। ये देखिए पानी के द्वारा इसको अलग कर दिया गया है। उसके बाद देखिए इसको मैंने क्या बताया था जिसके द्वारा अलग किया गया था, स्ट्रेट बताया था, और इसका नाम जो है पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट नाम इसको पाक स्ट्रेट दिया गया है। उसके द्वारा जो है ये इंडिया को जो है श्रीलंका से अलग करती है। और ये देखिए दूसरा आइलैंड कंट्री ये कौन सा है, मालदीव। तो ये हमारा 9th कंट्री हो जाएगा। ये इंडिया का नेबर कंट्री है। और ये एक साइड में आपको एक और यहाँ पर जो है आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, लक्षद्वीप, ये इंडिया का ही पार्ट है। इसको अलग कंट्री मत मानिए, ये इंडिया का पार्ट है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है, ये भी इंडिया का पार्ट है। तो टोटल मिलाकर हमारे कितने हो गए, 9 नेबर कंट्री हो गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बाउंड्रीज कितने कंट्रीज के साथ टच करती है, तो वो 7 कंट्रीज के साथ टच करती है। अब देखिए हम बात करते हैं इंडिया का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, कि इंडिया को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इंडिया को हम जो है 29 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया को जो है पहले जो है हमारे 28 स्टेट्स में डिवाइड, पहले थे हमारे 29 स्टेट्स। उसके बाद हमने क्या किया कि एक स्टेट तो जो था हमारा जम्मू एंड कश्मीर, उसको लास्ट ईयर ही हमने क्या मतलब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको जो है बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। एक हमारी जो है कश्मीर हो जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर, और एक हो जाएगी लद्दाख। तो ये 2 यूटीज बना दी गई है। ओके, तो यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, स्टेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में जब हम अपना पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आप जो है ध्यान से देखिए कि जो पूरे कंट्री को हमने कितने स्टेट्स में डिवाइड किया है, 28 स्टेट्स में डिवाइड किया है। पहले ये 29 थे। एक को हमने जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसको हमने क्या कर दिया, उसको 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया। तो यूटीज एक जो है उसका नाम हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी का क्या नाम है, लद्दाख। तो इस तरीके से। और हमारी यूनियन टेरिटरीज कितनी है, वो 8 है। पहले ये 7 थी और ये 2 आई है, तो ये 9 हो जानी चाहिए थी। आप सोच रहे होंगे 2 बनी है तो 9 हो जानी चाहिए।
लेकिन इन 7 कंट्रीज के अंदर 2 यूटीज ऐसी थी जिनको मर्ज करके एक बना दिया गया। वो कौन सी थी? एक थी दादरा एंड नगर हवेली और एक था हमारा दमन एंड दीव। इन दोनों को मिला के एक बना दिया। जब एक बना दिया तो हमारी यूनियन टेरिटरी कितनी हो जाएंगी? 8। तो अब याद रखिए कि हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। जो दिल्ली है वो हमारी क्या है? नेशनल कैपिटल है। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है। किस वाइज? एरिया वाइज अगर हम काउंट करें, अगर हम किसी भी स्टेट का एरिया काउंट करते हैं तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आता है और गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है। इस तरीके से हम आगे स्टेट्स को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को आगे ब्लॉक्स और विलेजेस इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो वो हम आगे पॉलिटिकल साइंस होती है उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम जो बाकी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ये देखिए हमारी कंट्री का मैप है। इसके अंदर देखिए हमारे जो है ये 28 स्टेट्स है। ये आपको दिखाई दे रही है। राजस्थान देखिए ये सबसे लार्जेस्ट है। ये जो पूरे कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स है उसमें जो राजस्थान है हमारा सबसे लार्जेस्ट है। गोवा देखिए बिल्कुल छोटा सा, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा स्टेट है। उसके बाद अगर हम जो हमारी 8 यूटीज है उसकी बात करें तो देखिए यूटी हमारी यूटीज कौन सी है? ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले जो हमारा एक अलग स्टेट होता था लेकिन इस तरीके से इसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। ये देखिए पहली लद्दाख है, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये देखिए फर्स्ट, ये सेकेंड। उसके बाद हमारी दिल्ली, ये थर्ड हो जाएगी। यहाँ पर हमारा चंडीगढ़ पड़ता है, ये 4th यूटी है। उसके बाद 5th ये देखा दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इसको मर्ज करके एक बना दिया गया है तो हमारी ये 5th यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद देखिए ये लक्षद्वीप है, ये हमारी 6th हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए अंडमान एंड निकोबार, ये हमारी 7th हो जाएगी। और एक हमारी क्या है? पुदुचेरी है, इसको पौंडीचेरी भी बोलते थे, अब इसको पुदुचेरी के नाम से बोला जाता है। तो ये 8। तो इस तरीके से हमारी 8 क्या हो जाएंगी? 8 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगी और बाकी के हमारे क्या हो जाएंगे? वो स्टेट्स हो जाएंगे, 28 स्टेट्स। तो आप इन सबके नाम और इनकी कैपिटल जो वो अच्छे से याद कर लीजिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम आते हैं इंडिया की फिजिकल डिवीजन पर कि इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है उसको कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ पॉलिटिकल डिवीजन देखा कि इंडिया को हमने स्टेट्स के अंदर और यूटीज के अंदर डिवाइड किया है। उसके बाद हम आगे आते हैं फिजिकल डिवीजन कि हम इंडिया का जो है फिजिकल फिजिकल मतलब नेचुरल तरीके से, नेचर ने जो है जिस तरीके से डिवाइड किया हुआ है वो कैसे। तो इंडिया को हम कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे इंडिया के किस पार्ट में जो है माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेट्यूज पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया कौन सा, आइलैंड कौन सा है। तो इस तरीके से जहां जहां पर ये चीजें पाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने इंडिया को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर इंडिया के नॉर्थ में मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालयाज पाए जाते हैं और हिमालय क्या है? वो स्नो कैप्ड, बर्फ से ढके हुए होते हैं। अब देखिए ये मैप देखिए, फिजिकल मैप इंडिया का। ये जो थोड़ा सा डार्क ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये ब्राउन वाला पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हिमालयाज बोलेंगे। ओके, तो ये हमारे नॉर्थ में क्या है? इंडिया के नॉर्थ में ये हिमालयाज है। उसके बाद ये थोड़ा लाइट ग्रीन वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्लेन्स। ये हमारे प्लेन्स है। और ये देखिए येलो वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या है? प्लेट्यूज है। क्या है ये? प्लेट्यूज। ये देखिए ये वाला एरिया जो है वो कोस्टल एरिया है, कोस्टल। और उसके बाद ये हमारे आइलैंड्स है। और कोस्टल एरिया के साथ साथ में देखिए ये घाट्स भी है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट क्या होते हैं? ये भी थोड़े से मतलब एक तरीके से माउंटेन टाइप ही होते हैं लेकिन इनकी हाइट थोड़ी कम होती है। तो इसको भी मैं आगे जो है आगे टॉपिक चलेगा तो उसके अंदर मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे हमें इनको जो है पूरे इंडिया का जो डिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए जो हिमालय था उसको हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी हिमालयन रेंज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको ग्रेट हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है काफी हाईएस्ट जो है पीक्स मिलती हैं, काफी जो है हाई माउंटेन्स जो है इसी में मिलते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट जो हमारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो इसी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद जो है दूसरे माउंटेन्स जो है कंचनजंगा हो गया, मैकालू है, अन्नपूर्णा है, ये सारे के सारे जो है इसी के अंदर पाए जाते हैं और इनकी हाइट काफी ज्यादा है। उसके बाद आता है हमारा मिडल हिमालय। अगर ग्रेट हिमालय के साउथ में बात करें तो ये हमारा आता है मिडल हिमालय। अब मिडल हिमालय कौन से होते हैं? मिडल हिमालय वो होते हैं जिनके अंदर जो है काफी सारे आपको जो है मतलब काफी सारे हिल स्टेशन मिलेंगे जहां पर आप घूमने जाते हैं।
जैसे कुल्लू हो गया, मनाली, शिमला, इस तरीके की जगह पर आप घूमने के लिए जाते हो तो वो जो है हमारा क्या है, मिडल हिमालय है। और ये जो है ग्रेटर हिमालय से थोड़े कम हाइट के होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है शिवालिक। शिवालिक, अब ये शिवालिक है, शिवालिक भी हमारे जो है मिडिल हिमालय के साउथ में पाए जाने वाले जो माउंटेन है, लेकिन इनकी हाइट और भी कम होती है, इनकी हाइट थोड़ी और कम होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और एक जो है, ये तो हमने हिमालय के 3 डिवीजन किए हैं। एक जो है हिमालय से ऊपर वाले पार्ट में ही एक हमारा पाया जाता है ट्रांस हिमालय। उसके अंदर हमारी 2-4 रेंज आती हैं, उनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। वो ट्रांस हिमालय, उसको अलग से याद रखें आप। बाकी ये जो है, जो हिमालय को के 3 डिवीजन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, हिमालय मैंने बताया हिम जमा आलय, हिम 2 शब्दों से बना है। हिम, हिम होती है बर्फ यानी आइस, और आलय होता है घर यानी बर्फ का घर। इसको जो है मुख्यतः 3 मेन श्रेणी में डिवाइड किया गया है। मैंने बताया पहला हिमालय, जो ग्रेट हिमालय मैंने बताया था, उसको हिमाद्री भी बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट पीक जो है इसी रेंज में है। उसके बाद आता है मिडल हिमालय, हिमाचल, जिसके अंदर काफी सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। मैंने बताया कुल्लू, मनाली, ये इस तरीके के जो आपको हिल स्टेशन इसमें मिलेंगे। और सबसे सदर्न पार्ट में जो है वो शिवालिक है। तो ये तीनों डिवीजन मैंने हिमालय के आपको करवा दिए हैं। ये देखिए, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो है ग्रेट हिमालय है। इसके अंदर ये देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे हमें इसमें, ये मकालू, ये सारी रेंज इसमें मिलती है। उसके बाद हमारा बीच में आता है मिडल हिमालय, इसमें सारे हिल स्टेशन मिलते हैं। लास्ट में आता है शिवालिक। तो ये हमारा कम ऊंचाई के जो है हमारी हिल्स होती है। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी जो आपको दिखाई दे रही है, रेंजेस दिखाई दे रही है, ये हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इस चीज का ध्यान रखिए, ये हमारे ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है, ये हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो इसको हम जो है ग्रेट हिमालय के अंदर काउंट नहीं करेंगे। कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज, इसको भी हम याद, आप ये अच्छे से याद कर सकते हैं। ये जो है आपकी आने वाली क्लासेस में और अच्छे से डिटेल से होगा, लेकिन फिर भी आप इनको नॉर्थ टू साउथ कैसे लगाते हैं। जैसे सबसे ऊपर हमारी जो है कराकोरम रेंज मिलती है, उसके बाद हमारी लद्दाख रेंज मिलती है, उसके बाद जास्कर रेंज मिलती है। तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लें कि सबसे नॉर्थ में कौन सी रेंज है, उसके बाद कौन सी रेंज आती है, उसके बाद कौन सी रेंज आती है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सबसे नॉर्थ में जो है उस श्रेणी का नाम बताइए। ट्रांस हिमालय की जो सबसे नॉर्थ जो रेंज है उसका नाम बताइए, वो पूछा जा सकता है। सबसे साउथ में कौन सी है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। या आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और बोलते हैं कि इसको नॉर्थ टू साउथ लगाइए या साउथ टू नॉर्थ लगाइए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके लिए इसको हम काफी डिटेल में और भी आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा आइडिया जो है इसका रख लीजिए। ये देखिए, ये माउंट एवरेस्ट है, जो हमारा जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो है पीक है, पॉइंट है, जो हिमालयन रेंज के अंदर पाया जाता है। अब आते हैं हम प्लेन्स के ऊपर, यानी प्लेन्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो हिमालय से नीचे की तरफ ग्रीन आपको पार्ट दिखाई दे रहा था, ग्रीन कलर में, वो क्या था, वो प्लेन्स थे। वो हमारे क्या थे, प्लेन्स थे। अब देखिए कि हिमालय के साउथ में जो पार्ट पाया जाता है, जो फ्लैट होता है, उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। और ये किसके द्वारा बनते हैं, जो रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट लेके आती है, जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, उनको एक वहां पर जाकर प्लेन्स के अंदर जाकर वो डिपॉजिट कर देती हैं। और इसी तरीके से हमारे जो प्लेन्स है उनका निर्माण होता है। ये काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा रहती है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे मैंने आपको गंगा के प्लेन्स दिखाए थे, ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स दिखाए थे। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वहां पर पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा लाई करती है, क्योंकि वहाँ की लैंड जो है वो काफी फ्लैट होती है। वहां पे जो आसानी से घर बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पर जो है एग्रीकल्चर भी काफी अच्छी होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग लाई करते हैं। तो देखिए, इंडस के प्लेन्स हो गए, गंगा के प्लेन्स हो गए, ब्रह्मपुत्र के, इनके द्वारा जो ट्रिब्यूटरी है उनके द्वारा फर्टाइल लैंड जो है वो बना दी जाती है और यहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा रहती है। ये देखिए, इस तरीके से जो है प्लेन की पिक्चर्स आपको दिखाई दी है। ये देखिए, ये ऊपर हिमालयस है, ये यहाँ पर जो है हमारे इंडस की प्लेन है आधे। ये जो है इनका कुछ पार्ट जो है, काफी सारा पार्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है, कुछ इंडिया के अंदर है। उसके बाद ये देखिए, ये आपको गंगा के प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं, इसका काफी सारा हिस्सा जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो है हमारे प्लेन्स का डिवीजन है।
उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डेजर्ट है। ये राजस्थान वाला एरिया है जहाँ पर डेजर्ट है। यहाँ पर जो है रेनफॉल होता है वो बहुत ही कम होता ही नहीं है, काफी ज्यादा कम होता है। क्योंकि जब मैंने आपको मॉनसून वाला लेसन कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारी मॉनसून की पवनें होती हैं, विंड्स होती है, वो कैसे चलती हैं, इस तरीके से चलती जाती है और इस तरीके से यहाँ तक आते आते इनका बिल्कुल ही मॉइस्चर खत्म हो जाता है और यहाँ पर रेनफॉल बहुत न के बराबर होता है। उसके बाद ये देखिए डेक्कन प्लेट्यू हो गया। उसके बाद ये हमारे यहाँ पर हमारे घाट्स हो जाएंगे, फिर कोस्टल प्लेन हो जाएंगे। ये देखिए घाट्स दिखाए थे, फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन है। तो उसके बाद हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और मतलब आने वाली स्लाइड्स में और देखेंगे। अब देखिए डेजर्ट। डेजर्ट मैंने बताया कि ये देखिए ये गुजरात वाला पार्ट और ये जो है हमारा राजस्थान वाला पार्ट। कुछ कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर हरियाणा का और पंजाब का भी इसके अंदर आता है। तो देखिए हमारे डेजर्ट क्या होते हैं, जहाँ पर ड्राई हॉट और सैंडी स्ट्रेच होता है, बिल्कुल रेत ही रेत आपको दिखाई देगा, गरम गरम और सूखा। तो वहां पर जो है वेजिटेशन भी बिल्कुल, वेजिटेशन मतलब वहां पर वनस्पति होती ही नहीं है, वो दिखाई नहीं देगी आपको। तो वहां पर जो है बिल्कुल कटीली झाड़ियां वगैरह ही आपको दिखाई देंगी। तो उसको एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल लेस वेजिटेशन होती है, इतना ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह नहीं होते, सिर्फ छोटी छोटी मोटी झाड़ियां आपको दिखाई देंगी। ऐसे पेड़ होंगे जो कांटों वाले पेड़ आपको दिखाई देंगे, जिनको पानी की बहुत ज्यादा कम जरूरत होती है। आगे बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू मैंने बताया था। पेनिनसुलर क्या होता है, पेनिनसुलर क्या होता है, देखिए जो तीन तरफ से वाटर से घिरा होता है ना, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था साउथ में, इंडिया के साउथ में जो पार्ट था वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ जो हमने क्या बताया था, इस तरफ मैंने बताया था अरेबियन सी बताया था, यहाँ क्या बताया था, बे ऑफ बंगाल बताया था, और इधर क्या बताया था, इंडियन ओशन। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। ओके। उसके बाद देखिए ये ट्रायंगुलर होता है शेप में। तो ये भी आपको बताया कि ये ऐसे इस तरीके से बना हुआ था, वो ट्रायंगुलर है शेप में। हाईली अनइवन है, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, इस तरीके से। इसमें जो है काफी हिल रेंज भी मिलती है, जैसे अरावली रेंज है वो दिखाई गई है, वैलीज भी मिलती हैं। और ये जो है ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, कौन सी, अरावली रेंज है। मैंने आपको बताया था कि जो अरावली रेंज है वो हमारे जब हमने माउंटेन्स वाला चैप्टर किया था, लास्ट वाला चैप्टर किया था, तो उसके अंदर मैंने अरावली के बारे में बताया था कि वो हमारे क्या है, सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। उसके बाद देखिए इसके अंदर विंध्या और सतपुरा की जो रेंजेस आती है, नर्मदा और तापी जो वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स है वो भी इसी के अंदर आती हैं, और वो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। तो उनका भी लोकेशन जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए आपको ट्रायंगुलर पार्ट में ये आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। तो ये देखिए उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अरावली रेंज मैंने बताई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विंध्यन रेंज है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पर विंध्या रेंज। और नीचे की तरफ क्या है, सतपुरा रेंज। यहाँ पर जो हमारी सतपुरा रेंज है। और नर्मदा, नर्मदा और तापी की खास बात क्या है, ये देखिए नर्मदा रिवर जो है इन दोनों के बीच से होकर बहती है और यहाँ पर अरेबियन सी में गिर जाती है। और तापी रिवर जो है वो सतपुरा के साउथ में से आती है यहाँ से। तो ये जो है दोनों रिवर क्या करती हैं, रिफ्ट वैली से बहती हैं। रिफ्ट वैली क्या होती है, दो जो माउंटेन के बीच में जो वैली बन जाती है, उनके अंदर से जो रिवर्स बह रही है उन मतलब वो जो है क्या कहलाती है, जो माउंटेन्स के बीच में जो वैली बनी है उनके अंदर जो है रिफ्ट, एक फॉल्ट क्रिएट होने के बाद जो वैलीज बनी है वो क्या कहलाती है, हमारी रिफ्ट वैली कहलाती है। और उनके बीच से ही हमारी जो है रिवर पास करती है। और ये दोनों जो है मेन रिवर है जो वेस्ट की तरफ फॉलो करती है। ये देखिए वेस्ट साइड में फॉलो कर रही है, तो वेस्ट वेस्ट की तरफ फॉलो करती है। अब ये जो है इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है कि ये दो रिवर है जो वेस्ट की तरफ फॉलो करती है, वो इसलिए क्योंकि मोस्टली जितनी भी रिवर है, जैसे गंगा है उसकी जितनी भी आप ट्रिब्यूटरी या उसके साथ साथ जितनी भी ब्रह्मपुत्र है और उसके साथ जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद हमारी जो है काफी ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मतलब इंडिया की जो मोस्टली मोस्टली ज्यादा रिवर है वो किस तरफ फॉलो करती हैं, वो ईस्ट की तरफ जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडिया का जो लैंड है ना वो इस तरीके से ऐसे स्लोप्ड है कि ऐसे झुका हुआ है कि जितनी भी रिवर आएंगी वो इस तरफ से ईस्ट की तरफ गिर जाएंगी, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ गिर जाएंगी। लेकिन जो वेस्ट वेस्ट की तरफ जो है सिर्फ दो रिवर फॉलो करती है, वो भी किस वजह से वेस्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि उनका जो है जो वो जो वैली बनाई गई है इन माउंटेन्स के द्वारा, जो रिफ्ट वैली क्रिएट की गई है, उसका फॉलो जो है, उसका जो बहाव है, उसकी जो ढलान है, उसका जो स्लोप है, वो थोड़ा उस तरफ उसको जो है मूव करने के लिए डायरेक्शन देता है। जबकि बाकी रिवर्स जो है वो जाकर ईस्ट की तरफ गिर जाती है। तो ये यहाँ पर जो है ये एक मेन पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि
वेस्ट फॉलो करने वाली 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम बताइए, तो वो नर्मदा एंड तापी है। बाकी छोटी मोटी रिवर्स भी हैं, उनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ेंगे। अब देखिए हमने जो है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो है किस तरीके से डिवीजन किया गया है। ये देखिए फर्स्ट वाला जो है इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। हाईलैंड भी हमारे एक तरीके से प्लेट्यूज होते हैं। ये देखिए हाईलैंड्स हैं। उसके बाद ये देखिए ये हमारा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए यही है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू जिसके बारे में मैंने जो है आपको पिछले लेसन में भी बात की थी। यहाँ पर आयरन कोल वगैरह के जो है काफी सारी जो माइनिंग होती है, यहाँ पर काफी सारे भंडार मिलते हैं आयरन के, कोल के, कोयला होता है जो हमारा, उसके काफी सारे जो है यहाँ पर डिपॉजिट्स मिलते हैं। वहां से जो है काफी सारी माइंस जो है यहाँ से निकलती है और हम जो है ये मिनरल्स यहाँ से निकालते हैं। तो इस तरीके से जो है ये इसका डिवीजन किया गया है। अब आगे देखिए हम आते हैं वेस्टर्न घाट्स पर। घाट्स क्या होते हैं? वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्रीज के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री जो है ये, इनको वेस्टर्न घाट को नाम दिया गया है। इस चीज का ध्यान रखिए, ईस्टर्न के लिए हम इनका यूज नहीं करते, वेस्टर्न के लिए हम इनका यूज करते हैं। और ईस्टर्न के लिए हम पूर्वाद्री बोलते हैं मोस्टली। ईस्टर्न घाट होते हैं जो ईस्ट की तरफ होते हैं। ये देखिए हमारे इंडिया की जो वेस्ट कोस्ट है उसके साथ लगे हुए हैं हमारे वेस्टर्न घाट। ये देखिए आपको ग्रीन पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट है। और ये मोस्टली कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब बीच में से ब्रोकन ही है। और ये जो है ज्यादा ऊंची पहाड़ियां नहीं होती है। ये अराउंड जो है 2000 मीटर तक या 2500 मीटर्स तक आपको इनकी जो हाइट दिखाई देगी। इससे ज्यादा जो है इनकी हाइट नहीं होती है। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमारे जो घाट्स है उन पर इस तरीके के जो है लंबे लंबे जो है वृक्ष पाए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है सदाबहार वन आपको मिलते हैं। और वनों के बारे में भी हम जो है एक बार पढ़ चुके हैं और डिटेल में हम आगे आने वाले लेसन्स में भी पढ़ेंगे। तो ये सदाबहार वन है, इस तरीके के वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से घाट्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में, जो हमारे इंडिया की जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये वाली कोस्ट है, इसमें ये पाए जाते हैं। और ये जो है ब्रोकन और अनइवन होते हैं। ये मतलब बीच बीच में से टूटे हुए होते हैं। बीच बीच में से क्यों टूटे हुए होते हैं? क्योंकि काफी सारी रिवर्स जो है वो ईस्ट की तरफ जाती है। और वो काफी सारी रिवर्स जब ईस्ट की तरफ जाती हैं तो इनको बीच में से क्या कर देती है, जगह जगह से डिवाइड कर देती है, उनको तोड़ देती है। तो इसलिए जो है ये काफी जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि वेस्टर्न घाट में इतनी ज्यादा रिवर्स फॉलो नहीं करती वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पर जो है ये जो है लगातार कंटिन्यूअस होते हैं। ये बीच बीच में से इस तरीके से ये ऐसे बीच बीच में से टूटे हुए होते हैं। यहाँ पर जो प्लेट्यूज पाए जाते हैं इनके साथ में वो काफी कोल और आयरन के काफी अच्छे रिसोर्सेज है। ये देखिए ये आपको दिखाई गए हैं ईस्टर्न घाट, ये इस तरीके से फैले हुए हैं। बीच बीच में से इनमें से जो है रिवर्स फॉलो करती है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। ये देखिए एक पिक्चर भी आपको दिखाई दी है। ये देखिए ये पूरा माउंटेन की तरह नहीं होते, ये लगातार कंटिन्यूअस ऐसे चलते हैं। माउंटेन हमारे ये होते हैं, जैसे ये हाइट आ गई, फिर उसके बाद ये इस तरीके से, लेकिन ये लगातार कंटिन्यूअस में कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ये घाट्स होते हैं। तो माउंटेन में और घाट में आपको एक तरीके से फर्क जो है वो समझ आ गया होगा। अब देखिए कोस्टल प्लेन क्या होते हैं। देखिए जो कोस्टल एरिया कौन सा होता है, जो हमारे ओशन के साथ लगता है उसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। देखिए जहाँ पर आप जाते हैं बीचेस वगैरह पे जाते हैं, बीच होती हैं जो जहाँ पर आप घूमने के लिए जाते हैं, देखिए ये वाला कोस्टल एरिया हो जाएगा। जहाँ पर वाटर होता है उसके साथ वाला लगता जो एरिया है वो हमारा कोस्टल हो जाएगा, कोस्टल एरिया। तो देखिए गोवा वगैरह पे जब आप जाते हैं बीच वगैरह पे घूमने के लिए, तो वहां पर जो है वो वाला जो एरिया होता है वो हमारा कोस्टल एरिया में ही काउंट होता है। तो देखिए ये हमारे जो है, जो हमने घाट देखे थे, ये हमने वेस्टर्न घाट देखा था, उसके साथ लगती हुई जो, उसके साथ ही लगता हुआ उसके वेस्ट में जो है वही हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। ऐसे ही हमने जो देखे थे ईस्टर्न घाट, उसके साथ में लगता हुआ जो पार्ट है वही हमारा क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। जो वेस्टर्न कोस्ट होती है वो काफी नैरो होती है, मतलब वेस्ट वाली काफी पतली होती है, ये वाली काफी चौड़ी होती है। इसके अंदर जो है ईस्ट की तरफ काफी सारी रिवर्स है वो फॉलो करती है। ये मैंने आपको बताया काफी सारी रिवर फॉलो करती है। देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। और ये क्या करती है, वहां पर डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया जाता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे वेस्टर्न घाट थे, ये रेड में जो आपको दिखाई दे रही है वेस्टर्न घाट है। ये देखिए इसके वेस्ट में जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, ये कोस्टल प्लेन है। जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए हमारे सी के साथ लगे हुए हैं, अरेबियन सी के साथ लगा हुआ पार्ट क्या है हमारा, कोस्टल प्लेन कहलाता है। ऐसे ही देखिए वेस्टर्न वाले भी वेस्टर्न वाला ये देखिए ये बिल्कुल नैरो है, ये आपको नैरो दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये बिल्कुल
ये आपको चौड़े दिखाई दे रहे हैं, ईस्टर्न वाले जो है वो चौड़े हैं। कई बार स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो वो पूछा जा सकता है आपसे। ये पूछा जा सकता है कि क्या जो हमारे ईस्टर्न जो कोस्टल है वो जो हमारे वेस्टर्न से चौड़े हैं या नैरो हैं। तो इस चीज का आंसर जो है आप ध्यान से सोच समझ कर दे सकते हैं। और मैंने बताया काफी सारी रिवर्स इसमें फॉलो करती हैं। ये देखिए यहाँ से महानदी पास करती है, यहाँ से हमारी जो है गोदावरी पास करती है, यहाँ से फिर हमारी कृष्णा पास करती है, और इसी तरीके से यहाँ से कावेरी। तो इस तरीके से सारी की सारी रिवर्स यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है गंगा रिवर है, और यहाँ पर जो है हमारी यहाँ से निकल कर आती है जो वो ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ये वेस्ट यहाँ पर बांग्लादेश में जाकर आपस में मिल जाती है ये दोनों रिवर। और यहाँ पर जो है ये क्या बनाती है, ये एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। और इसका सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के क्या पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनके नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। और ये कैसे वृक्ष होते हैं, मैनग्रूव क्या होते हैं, जो सोल्टी एरिया में पाए जाते हैं। यानी सोल्टी एरिया के अंदर जो हमारे वृक्ष होते हैं उनको जो है मैनग्रूव वन बोलते हैं। यानी थोड़ा सा ओशियन के अंदर जो पानी सा होता है, पानी में खड़े रहते हैं, सोल्ट वाले पानी में खड़े रहते हैं, तो इसलिए इनको मैनग्रूव वन बोला जाता है। और उनका नाम क्या है, सुंदरी वन। और उन्हीं के नाम पर हमारा जो डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए आइलैंड भी जो हमारे वो उनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जो आइलैंड होते हैं, ये देखिए ये हमारे जो है लक्षद्वीप है, जो वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी के अंदर। और ये हमारे देखिए अंडमान निकोबार है, ये बे ऑफ बंगाल में है, ये वेस्ट की तरफ है। इनका मेन पॉइंट आप यही याद रखिए कि लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो हमारे किस में पाए जाते हैं, वो अरेबियन सी में पाए जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो किस में पाए जाते हैं, अरेबियन सी के अंदर पाए जाते हैं। ओके, और ये जो है कोरल के बने होते हैं। अब ये कोरल क्या होता है, देखिए कोरल मैं आपको बता दूं कि जब जो हमारे सी के अंदर जो है सी के अंदर भी काफी सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे हमारी अर्थ के ऊपर प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही सी के अंदर भी काफी सारे प्लांट होते हैं, इनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। ओके, काफी सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और उन पर जो है छोटे छोटे जीव जो है पॉलिप्स वगैरह, उनके ऊपर जो है लाई करते हैं, उनके ऊपर जो है लाई करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि ये प्लांट्स और ये पॉलिप्स जो है, ये जो जीव होते हैं जो इनके ऊपर लगे रहते हैं, वो क्या होता है, डाइड डाइड एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो खत्म हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि उनके जो अवशेष होते हैं या उनके जो स्केलेटन होते हैं वो वहीं पर जमा हो जाते हैं। उसके बाद फिर से ये जो है इसको क्या करते हैं, इसको एक तरीके से न्यूट्रिशन का यूज करके फिर से उसके ऊपर दूसरे प्लांट्स वगैरह और पॉलिप्स वगैरह वो फिर से उसके ऊपर राइज होते हैं। फिर से वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो नष्ट हो जाते हैं, फिर से उनका स्केलेटन बन जाता है। इस तरीके से ये एक के बाद एक लेयर करते करते बन जाते हैं, और ये एक आइलैंड का, एक छोटा सा आइलैंड का रूप ले लेते हैं। मतलब ये समुद्र से बाहर दिखाई देने लगते हैं, और इस तरीके से क्या बन जाता है, एक आइलैंड बन जाता है। तो हमारे लक्षद्वीप वाले जो आइलैंड है वो इसी तरीके से कोरल्स के द्वारा बने गए हैं। तो मेन दो इंपॉर्टेंट आप लक्षद्वीप के बारे में याद रखिए कि जो ये हमारे जो अरेबियन सी के अंदर पाए जाते हैं, इंडिया का ही पार्ट है, और ये जो है कोरल्स के बने होते हैं। आगे हम बात करें अंडमान निकोबार के बारे में, तो ये हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर पाए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, ये बे ऑफ बंगाल के पाए जाते हैं। ये कोरल्स के नहीं बने हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, ये कोरल से नहीं बने हैं। ये किससे बने हैं, कि जो हमारी ये माउंटेन रेंज आती है, हिमालय वाली रेंज, उसका ही पार्ट है। ये जो है बीच में से जो हमारा हिमालय की जो मतलब रेंज है, ये अराकन योमा वाली, वो जो है बीच बीच में से समुद्र के अंदर डूब गई है, लेकिन कुछ हिस्से जो है इसके बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो अंडमान है वो कहीं ना कहीं हिमालय का ही पार्ट है। तो ये कोरल्स के नहीं बने हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यही था। तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरह के आइलैंड है, एक हमारा लक्षद्वीप, ये अरेबियन सी में पाए जाते हैं, और ये जो है केरला की, जो केरल है ना उसकी कोस्ट पर लाई करते हैं। ये देखिए ये हमारा केरल है, ये देखिए ये केरला है, इसके वेस्ट पार्ट में ये हमारा केरला दिखाई दे रहा है हमें। तो इसके वेस्टर्न हिस्से में, ये वेस्ट में, इसके वेस्ट में हमें ये लक्षद्वीप दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार, ये हमारे बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये आप लक्षद्वीप का जो है मैप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे इस तरीके से हमें जो है छोटे छोटे आइलैंड हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा केरला है, केरला के वेस्ट में ही आपको ये लक्षद्वीप आइलैंड दिखाई दे रहे हैं। ये भी हमारा लक्षद्वीप है। उसके बाद देखिए ये हमारे क्या है, अंडमान अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो इनको भी आप देख सकते हैं। इनके बारे में डीप स्टडी हम आगे आने वाली जो क्लासेस है उनके अंदर करेंगे।
अभी हम इनको इतना ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे, सिर्फ जो 2-3 पॉइंट आपको बताए गए हैं वो आप ध्यान रखें। देखिए, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for further notification. Thank you for watching the video and God bless you. Take care of yourself.